Okay friends, we meet again now in episode number 9 of probability. तो हम लोग अभी तक 8 एपिसोड्स ऑलरेडी कर चुके हैं. ये 9th एपिसोड है. एपिसोड का मतलब लेक्चर. और हमने प्रैक्टिस पेपर 1, प्रैक्टिस पेपर 2 कर चुके हैं बिसाइड्स डूइंग द थ्योरी. अभी हम प्रैक्टिस पेपर 3 कर रहे थे. 5 क्वेश्चन हमारे ऑलरेडी हो गए थे और अब हम क्वेश्चन नंबर 6 शुरू करते हैं. ये असाइनमेंट आपको मिलेगा कहाँ, जो आपको दिखाई दे रहा है प्रैक्टिस पेपर 3, ये नीचे डिस्क्रिप्शन में कमेंट में होगा. तो ये क्योंकि असाइनमेंट शुरू हुआ था एपिसोड नंबर 8 में, तो एपिसोड नंबर 8 के नीचे डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो ये एज ए लिंक वहाँ आपको मिल जाएगा. तो बिना समय गवाए हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 6. वी आर डूइंग इंडिपेंडेंट एंड डिपेंडेंट इवेंट्स. ऑलराइट, तो ये देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 6 यहाँ दिख रहा है. इसको मैं कोशिश करता हूँ कि थोड़ा बड़ा करने की. ऐसे तो मेरे को लगता नहीं है कि ये बड़ा होगा, तो इस पर हम टाइम नहीं वेस्ट करते हैं इसको बड़ा करने में. ऑलराइट, देखिए क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोलता है. ए डाई इज मार्क 1, 2, 3 इन रेड एंड 4, 5, 6 इन ग्रीन. और इस डाई को हमने टॉस किया. ये डाई मार्क, तो मैं ना ऐसा करता हूँ, एक डाई बना देता हूँ. इसको थोड़ा सा पेन को मोटा करता हूँ. ऑलराइट, और इसको मिटा देता हूँ. तो डाई में कितने फेसिस होते हैं बताओ भाई बच्चे जो सामने बैठे हैं क्लास के अंदर. डाई में कितने फेसिस होते हैं? 6 फेसिस होते हैं. एक पे 1 लिखा है, एक पे 2, 3, 4, 5 एंड 6. ये हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 6 प्रैक्टिस पेपर 3. पहले जो 3 फेसिस हैं ये रेड कलर में है, और नेक्स्ट 3 फेसिस किस में है? ग्रीन कलर में है. ओके, ए इज द इवेंट. इसको हमने रोल किया है. कैन यू टेल मी हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स विल बी देयर? टेल मी प्लीज. ऑब्वियसली 6. व्हेन यू रोल ए डाई, हाउ मेनी फेसेस इट हैज? 6. सो देयर विल बी 6 पॉसिबल आउटकम्स. इसमें 2 इवेंट्स डिफाइन किए हैं. ए इज द इवेंट, नंबर इज इवन. बोलिए इवन में क्या क्या आएगा? 2, 4 एंड 6. बी इज द इवेंट. क्या है पढ़िए यहां पे. बी इज द इवेंट, नंबर इज रेड. बोलिए इसमें क्या क्या आएगा? 1, 2, 3. बताइए ए इंटरसेक्शन बी क्या आएगा? खाली 2 आएगा ना, क्योंकि इसमें 2, 4, 6 है, इसमें 1, 2, 3 है, तो कॉमन क्या है? 2. क्या? Who will tell me the probability of A? Who will tell me the probability of A? ओके, यहां लिख देते हैं. प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कितना होगा? 3/6 है ना. ये 1, 2, 3 है और टोटल 6 है, तो 3/6 होगा. प्रोबेबिलिटी ऑफ बी कितना होगा? वो भी 3/6 होगा. कट के 1/2 हो जाएगा. बोलो. एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी क्या होगा? Do you have any doubt till this place? So the children don't have any doubt at this place. The question is very simple. I am rolling a die having 6 faces, 1, 2, 3, 4, 5, 6. तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स होंगे 6. उसमें 1, 2, 3 रेड कलर के हैं और 4, 5, 6 ग्रीन कलर के हैं. ए इज द इवेंट, द नंबर इज इवन, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 3/6 हो गई. बी इज द इवेंट, द नंबर इज रेड, उसकी भी प्रोबेबिलिटी 3/6 हो गई. ए इंटरसेक्शन बी में एक ही है, तो उसकी प्रोबेबिलिटी 1/6 हो गई. क्वेश्चन ये कहता है आर द इवेंट्स इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. बताइए हाउ विल यू टेल मी वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट. डू यू रिमेंबर द फॉर्मूला? हाउ डू यू टेल वेदर द इवेंट्स आर इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट? किसी को याद है?
ऑल राइट, तो मॉरल ऑफ द स्टोरी क्या है कि पीछे की सारी थ्योरी आपको आनी चाहिए, सारा पीछे का असाइनमेंट करना चाहिए, जब भी आपको ये क्लियर होगा। तो मैं आपको फिर से याद कराता हूँ, व्हाट वाज इंडिपेंडेंस फॉर्मूला। ऐसा कोई नाम नहीं होता है, हमने ये नाम दिया हुआ है। बोलिए, व्हाट इज इंडिपेंडेंस फॉर्मूला? एनी चाइल्ड रिमेंबर्स व्हाट इज इंडिपेंडेंस फॉर्मूला? Yes, so somebody gave me a very nice answer. All right, ये लाइन तो मुझसे बनी नहीं है। All right, so फॉर्मूला क्या था आपका? प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B इज इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ B। ये किसने जवाब दिया मेरे को? देविका, वेरी नाइस। सो व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ A इंटरसेक्शन B? 1/6। एंड व्हाट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ A? 1/2 इंटू 1/2। क्या ये बराबर आए हैं? Since LHS is not equal to RHS, events are not independent. All right. So the events are not independent. So since LHS is not equal to RHS, events are, या तो आप वर्ड यूज करते हैं डिपेंडेंट, और यू कैन से इवेंट्स आर नॉट इंडिपेंडेंट। सो दिस इज a very important question. There is a full exercise in NCERT where they have 8 or 9 questions back to back, just asking you whether the events are independent or not. Do you recall the theory when two events are associated with the same random experiment? मैं कौन सा शब्द यूज कर रहा था? अगर दो इवेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हैं तो क्या बोलता था? किसी की औकात नहीं है क्वेश्चन की लैंग्वेज पढ़ के बता सके कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है। ओनली व्हेन दे आर एसोसिएटेड विद डिफरेंट एक्सपेरिमेंट्स वी कैन से जस्ट बाय रीडिंग द क्वेश्चन। इन मोस्ट ऑफ द केसेस, हर केस में उसमें भी नहीं कि इवेंट्स इंडिपेंडेंट है या नहीं है, लेकिन अगर दोनों इवेंट्स एक ही एक्सपेरिमेंट से जुड़ी हैं देन वी कैन नॉट से अबाउट द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट जस्ट बाय reading the question. Now we'll do question number 7. It's a wonderful question. बोर्ड एग्जाम में आया हुआ है ये क्वेश्चन। तो अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 7। तो मैं आपको कोशिश करता हूँ वो क्वेश्चन दिखाने की। मैंने अब उसका कॉपी पेस्ट नहीं कर रहा हूँ, so that's going to waste my time. All right. ये देखिए, आप पढ़ लीजिए, आपके पास असाइनमेंट तो है ही ना, मैं क्वेश्चन पढ़ भी देता हूँ आपको। ये देखिए यहाँ पे, A speaks truth in 60% of the cases. जैसे कोई हादसा हो जाता है, कोई वाकया हो जाता है, आप इंटेरोगेशन कर रहे हैं, आपने A को बुलाया, उसके सच बोलने की संभावना कितनी है? 60%। प्रोबेबिलिटी कितनी हो जाएगी? 0.6। B की 90% है, वो थोड़ा हरिश्चंद्र है तो उसकी 0.9 है। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर, और सेकेंड पार्ट है, इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस आर दे लाइकली टू agree in stating the same fact. All right. Okay. अभी है ना, मैं इसमें व्हाइट बोर्ड लाने की कोशिश कर रहा हूँ, शायद यहाँ से आएगा, कोशिश करते हैं। हाँ, आ गया, थैंक गॉड आ गया। ये तो भरोसा ही नहीं है इसका कब आएगा। ऑल राइट, अब हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 7। ये देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए स्पीकिंग द ट्रूथ। मैं समय बचाने के लिए ना ए और बी इवेंट डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, डायरेक्ट कर रहे हैं। एग्जाम में भी आई डोंट थिंक इतना कोई बॉदर आपको करेगा कि पहले आप लिखें लेट ए इज द इवेंट ए स्पीक्स ट्रूथ, लेट बी इज द इवेंट बी स्पीक्स ट्रूथ, देन ए बार इज द इवेंट ए डज नॉट स्पीक ट्रूथ, मतलब ही स्पीक्स ए लाई। तो सीधा हम लिख देते हैं ये 60% ऑफ द केसेस में सच बोलता है तो ये 0.6 हो जाएगा, ये 90% ऑफ द केसेस में सच बोलता है तो ये 0.9 हो जाएगा। ए की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? झूठ बोलने की। अगर ए सच बोलने की है तो बी ए बार क्या होगा? सच नहीं बोलना।
मैंने आपको बोला था whenever you have to find the complement of an event you simply put a word not. A speaks truth, तो A कॉम्प्लीमेंट क्या होगा? A does not speak truth, वो A बार हो जाएगा और उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी बताइए? 0.4. बहुत अच्छा आंसर दे रहे हैं बच्चे आज। और B के झूठ बोलने की क्या हो जाएगी? Okay, now we have to find the probability they contradict each other in stating the same fact. वो word मैंने लिखा नहीं है. In stating the same fact. Now can you tell me, any students, Devika, how will they contradict each other in stating the same fact? Okay, so Ganga PR is giving me the answer. A speaks truth and B speaks lie, or A speaks a lie and B speaks truth. A इंटरसेक्शन B बार का मतलब है A सच बोल रहा है एंड B झूठ बोल रहा है, और ये दोनों इवेंट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव है। आपको बताया गया था कि जब फ्यू इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं तो यूनियन कन्वर्ट्स इनटू प्लस, याद आ रहा है ना? तो यूनियन कन्वर्ट्स इनटू प्लस। तो पहली वाली ब्रैकेट क्या हो गई? A स्पीक्स ट्रूथ एंड B स्पीक्स लाई, और दूसरी वाली हो गई A स्पीक्स लाई एंड B स्पीक्स ट्रूथ। क्या मैं इनको इंडिपेंडेंट मान सकता हूं? क्या A स्पीक्स ट्रूथ एंड B स्पीक्स ट्रूथ आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स? ये दोनों एक दूसरे के दोस्त नहीं है। जैसे क्लास के अंदर अगर होगा ना, अगर एक बच्चा झूठ बोल रहा है ना, टीचर पूछेंगे किसी ने देखा ब्लैक बोर्ड किसने तोड़ा? सबने देखा होगा, सब एक साथ झूठ बोलेंगे, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। लेकिन यहाँ ऐसा नहीं है, तो यहाँ हम क्या मानेंगे? इंडिपेंडेंट है। अगर A और B इंडिपेंडेंट है तो आपको मालूम है A और A बार भी इंडिपेंडेंट होता है। A और B इंडिपेंडेंट है तो A B बार भी इंडिपेंडेंट होता है, A बार B भी इंडिपेंडेंट होता है, और A बार B बार भी इंडिपेंडेंट होता है। इसी प्रैक्टिस पेपर 3 का फर्स्ट क्वेश्चन है, थ्योरम थी, मैंने आपको प्रूव किया, आप एपिसोड नंबर 8 में देखिएगा। इफ मैं बोल देता हूँ क्वेश्चन, थ्योरम है ना, आपको याद रखनी है। इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट इवेंट्स, A बार B, A B बार एंड A बार B बार आर ऑल्सो इंडिपेंडेंट। मैं ऐसे बोला था, याद है कैसे बोला था मैंने? इफ A एंड B आर इंडिपेंडेंट, उनका हर कॉम्बो इंडिपेंडेंट होता है, उनका हर कॉम्बिनेशन इंडिपेंडेंट होता है। और अगर इंडिपेंडेंट होता है तो इंटरसेक्शन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। वैसे इंटरसेक्शन हमेशा मल्टीप्लिकेशन में कन्वर्ट होता है, लेकिन थोड़ा सा फॉर्मूला चेंज हो जाता है। हो गया ये? अब इसमें वैल्यू डाल दीजिए। PA कितना है? 0.6, PA बार 0.1, PB बार 0.1 है, PA बार 0.4 और PB बार 0.9। ये कितना हो जाएगा? 0.06 और 4 9 36, 0.36। इसको थोड़ा सा ब्लैक बोर्ड को ऊपर कर देते हैं। ये ऊपर जाने की बजाय लाइन ही बन गई मेरी हाथ से, अच्छी खासी मोटी लाइन। ऑल राइट, तो ये कितना हो गया? 0.42। तो आंसर क्या हो गया? 42%, क्योंकि उन्होंने परसेंटेज में मांगा। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे आर लाइकली टू कंट्राडिक्ट ईच अदर। तो नहीं लगता आपको ये एग्जाम के लिए कितना अच्छा क्वेश्चन है? क्योंकि एक तो ये सारे कॉम्प्लीमेंट हो गया, ये जो लाइन है ना, ये एग्जाम का हाई पॉइंट है। क्या आप आइडेंटिफाई कर पाएंगे कि व्हेन, व्हाट डू यू मीन बाय दे कंट्राडिक्ट ईच अदर? A स्पीक्स ट्रूथ एंड B स्पीक्स लाई, और A स्पीक्स लाई एंड B स्पीक्स ट्रूथ। अब इसका हम सेकंड पार्ट करते हैं। इन व्हाट परसेंटेज ऑफ द केसेस दे आर, क्या लिखा है शब्द? दे आर लाइकली टू एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट। ऑल राइट, सो दे एग्री, शॉर्टकट में लिख देते हैं। हाउ विल दे एग्री? बताइए गंगा जी, हाउ विल दे एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट? देविका आप बताएंगी? यस, देविका आपको मेरी आवाज आ रही है? ओके, क्या होगा? A speaks truth and B speaks truth, or A speaks lie and B speaks lie. Okay,
भाई अगर दोनों एक साथ झूठ बोलेंगे जब भी तो दे आर एग्रीइंग विद ईच अदर विच नॉर्मली हैपेंस इन द क्लास। अगर टीचर आप कुछ क्लास में बदमाशी करते हैं और टीचर आपसे पूछती है कि किसने किया तो सब बच्चे बोलेंगे सर मैंने नहीं देखा, दूसरा भी बोलेगा सर मैंने नहीं देखा। सो दे आर ऑल एग्रीइंग, जबकि सब झूठ बोल रहे हैं, देखा सबने है, लेकिन सब अपनी अपनी दोस्ती निभाएंगे और बोलेंगे हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा, हमने नहीं देखा। ऑलराइट, तो ये हो जाएगा पी ए इंटू पी बी। मानस तुम क्लास में आए हो? पार्थ, तो पी ए कितना था आपका 0.6, पी बी कितना था 0.9, पी ए बार था 0.4 और पी बी बार था 0.1। बोलिए, बस हो गया आपका ये क्वेश्चन। ये कितना हो जाएगा 0.6 इंटू 0.9, 6 9 था 54 ना, और ये कितना हो जाएगा 0.04, तो ये कितना हो जाएगा 0.58। तो आपका आंसर क्या हो गया? सो दे एग्री इन स्टेटिंग द सेम फैक्ट इज 58%। कैन आई डू द नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8? बोलिए, तो देखिए आपका ये क्वेश्चन नंबर 8। ए बैग कंटेन्स 3 रेड एंड 5 ब्लैक बॉल्स। Second bag contains 6 red and 4 black balls. A ball is drawn from each bag. Find the probability. Find the probability both are red, both are black. One is red and one is black. Oh no, हमको हाँ यही तो क्वेश्चन था। तो ये क्वेश्चन तो ना बहुत ही इजी है, इसको मैं आपके लिए होमवर्क के लिए भी छोड़ सकता हूँ। ऑलराइट, तो देर इज नथिंग इन दिस क्वेश्चन। तो ये जानबूझ के ना असाइनमेंट में एक सिंपल क्वेश्चन डाल दिया ऑल ऑफ ए सडन कि क्या आप इसको कर पाएंगे। ऑलराइट, सो लेट अस सी हाउ विल यू डू क्वेश्चन नंबर 8। कायदे से तो ये मेरे को छोड़ देना चाहिए, आपको सबको खुद करना चाहिए क्वेश्चन नंबर 8। ओके, इट्स वेरी इजी। जब बॉल्स और बैग्स दिए जाते हैं तो आप बेहतर रहेगा कि ऐसे बना लीजिए। अब इसके अंदर 3 रेड बॉल्स हैं, 5 ब्लैक बॉल्स हैं, इसमें से 6 रेड बॉल्स हैं, 1 ब्लैक बॉल है। इसमें से कितनी बॉल निकालनी है? 1। इसमें से भी कितनी बॉल निकालनी है? 1। ये ना 1 मार्क का क्वेश्चन बनता है, इससे ज़्यादा इसकी वो नहीं है वैल्यू। प्रोबेबिलिटी, ये देखो मैं शॉर्टकट में लिख रहा हूँ, ये देखिए एग्जाम में भी आप ऐसे लिख सकते हैं R, R। इसका मतलब पता है क्या है? रेड फ्रॉम बैग 1 एंड रेड फ्रॉम बैग 2। कॉमा का मतलब एंड होता है, एंड का मतलब इंटरसेक्शन होता है। तो आप R भी लिख सकते हैं, R इंटरसेक्शन R भी लिख सकते हैं। इवेंट्स डिफाइन करने की जरूरत नहीं है। डोंट वेस्ट योर टाइम इन द एग्जाम। लेट A बी द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 1, B इज द इवेंट ऑफ गेटिंग ए रेड बॉल फ्रॉम बैग 2। विल बी वेस्टिंग लॉट ऑफ टाइम इन राइटिंग ऑल दी स्टेटमेंट्स। और ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएगा? मल्टीप्लीकेशन में। नो, प्लस कन्वर्ट होता है और कन्वर्ट्स इनटू प्लस, एंड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लीकेशन। इंडिपेंडेंट हो जब भी और डिपेंडेंट हो जब भी, बस फर्क क्या है कि सेकंड टर्म चेंज हो जाती है। ऑलराइट, तो ये क्या बनेगा? रेड फ्रॉम बैग 1 इंटू रेड फ्रॉम बैग 2। अब ना यहाँ पे भी रेड फ्रॉम बैग 1, रेड फ्रॉम बैग 2 लिख के आप एग्जाम में अपना समय मत वेस्ट करिए। पेपर भी तो हमें पूरा करना है ना। वो मन में सोच लेते हैं, टीचर ने आपका आंसर चेक करना है, आपका आंसर करेक्ट है, तो इतनी छोटी छोटी बारीकियों में कोई नहीं जाना चाहिए ना। टीचर जो चेक कर रहे हैं उनको भी नहीं जाना चाहिए। हमें ब्रॉडर सेंस में देखना है क्या बच्चे को समझ में आया, क्या उसने आंसर करेक्ट लिखा है, इंस्टेड ऑफ कि एक एक इंग्लिश का वर्ड करेक्टली लिखा है नहीं। इसमें रेड आने की संभावना क्या होगी? 3/8। और ये तो 10th का क्वेश्चन हो गया, इसमें 6/7। कुछ कट रहा है? नहीं कट रहा है। तो 3 6 जा कितना होता है? 18। और ये कितना होता है? 8 7 जा 56। ये तो फिर कट रहा था ना, ये 2 से कट तो रहा था, ये ध्यान ही नहीं दिया। तो यहाँ हो गया 9 और यहाँ हो गया 28। तो आपका आंसर क्या आ गया? यार 28 नहीं है, 9/40 आंसर लिखा हुआ है असाइनमेंट में। तो क्या गलती की हमने? 3 रेड 5 ब्लैक 6 रेड। देखो ये भी एक लेसन हो गया। पता है क्या था? 4 ब्लैक बॉल्स दिया था, हमने कॉपी क्या कर दिया। ये कितना अफसोस होगा ना एग्जाम में अगर हम ऐसे करेंगे कि सारा क्वेश्चन हमें आता है, सिर्फ बेवकूफ़ी हमने क्या की है कि ठीक से नहीं पढ़ा, जल्दीबाजी कर दी।
सो ये भी एक लेसन है, वी हैव टू बी मोर केयरफुल अबाउट ऑल दीज थिंग्स ना। ओके, अब इसको काट लीजिए आप, तो ये कटेगा आपका 2 से, ये तो कटा क्या है, मिट ही गया है, तो 2 से कटेगा 3, 2 से कटेगा 4, तो अब आपका आंसर क्या आ गया 9/40। तो अभी लग भी रहा होगा कि यार इस स्टेज पे हम इतना आसान क्वेश्चन क्यों कर रहे हैं, वाई वी आर वेस्टिंग आवर टाइम, बट ठीक है, बीच बीच में एक ना ये ब्रैकेट आता है तरीके से कि जब आप खुद पढ़ रहे हैं सडनली एक आसान क्वेश्चन आया, क्या आपसे ये हो रहा है? अगर आपसे ये नहीं हो रहा है तो फिर वाई आई एम डूइंग द बिगर क्वेश्चंस, वाई आई एम डूइंग द टफर वंस? तो आई शुड बिकम एक्सपर्ट इन सिंपल क्वेश्चंस फर्स्ट, देन आई शुड बी डूइंग बिग क्वेश्चंस। एग्री करते हो आप मेरे साथ? अब इसका सेकंड पार्ट के लिए ना मेरे को बॉक्स चाहिएगा, चलो हम देख लेंगे। बोथ आर ब्लैक, तो इसको भी डायरेक्ट लिख दें, बोलो ब्लैक कॉमा ब्लैक, ये हो जाएगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फ्रॉम बैग 1 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ ब्लैक फ्रॉम बैग 2। बैग 1 में टोटल बॉल 8 थी, बैग 2 में टोटल बॉल 10 थी, और कितनी थी ब्लैक, नीचे हम इसमें ब्लैक थी 5 और उसमें कितनी थी 4, तो यहाँ आ जाएगा 5, यहाँ आ जाएगा 5 और यहाँ आ जाएगा 4, ये कट जाएगा 2 और ये भी कट जाएगा 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 1/4, बोथ आर ब्लैक। अब करते हैं 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक। इसके लिए मैंने ये क्वेश्चन आपको दिया है, 1 इज रेड एंड 1 इज ब्लैक। इसमें ये वापस क्यों आ गया, अभी तो हमारा क्वेश्चन पूरा नहीं हुआ था, और इसके अंदर हमारा वो भी गायब हो गया है, वो कहाँ चला गया हमारा ब्लैक बोर्ड, कहाँ से आएगा, आ गया ये। ओके, 1 इज ब्लैक एंड 1 इज रेड। चलिए ये वाला क्वेश्चन करते हैं। मैं ऐसा करता हूं आपके कन्वीनियंस के लिए ना वापस वो बना देता हूं, क्या बना देता हूं, क्या बना देता हूं, जल्दी बोलो, आपकी कन्वीनियंस के लिए वापस ये बैग्स बना देता हूं। ओके, क्या है इसके अंदर, 3 रेड 5 ब्लैक, उसके अंदर 6 रेड 4 ब्लैक। ओके, अब हम क्या निकाल रहे हैं, 1 इज रेड एंड ब्लैक। अब पता है हम इसमें कौन सा रूल यूज कर रहे हैं, वी आर यूजिंग मल्टीप्लीकेशन रूल टू फाइंड द प्रोबेबिलिटी, 1 बॉल एट ए टाइम। मल्टीप्लीकेशन रूल में हमेशा 1 बॉल 1 कार्ड एट ए टाइम होता है, और सारे ऑर्डर आपको कंसिडर करने हैं, आपको सारे ऑर्डर कंसिडर करें। तो इसमें 2 केसेस बनेंगे जो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होंगे, और अगर इवेंट्स म्यूचुअली एक्सक्लूसिव होती हैं यूनियन कन्वर्ट्स इनटू प्लस। तो पहला केस क्या बनेगा, देखो इधर शॉर्टकट में लिख देता हूं, रेड फ्रॉम बैग 1 ऐसे लिख दिया, देखो इंस्टेड ऑफ राइटिंग द फुल लाइन इन इंग्लिश, रेड फ्रॉम बैग 1, ऑल राइट, एंड ब्लैक फ्रॉम बैग 2, ऑल राइट, और की जगह क्या लिखूंगा मैं यहां, ये देखो मैं इंग्लिश में और लिख रहा था, और की जगह क्या लिखते हैं, प्लस ब्लैक फ्रॉम बैग 1 एंड रेड फ्रॉम बैग 2। अब ये जो एंड है ये किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, बोलो बच्चों, ये एंड किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, मल्टीप्लीकेशन में। तो सीधा लिख दें अब, या मैं इसको आपको लिख के करा दूं, इसको चलो लिख के करा देता हूं, ऑल राइट। ये देखिए ऐसे, रेड फ्रॉम बैग 1 इंटू ब्लैक फ्रॉम बैग 2 प्लस ब्लैक फ्रॉम बैग 1 and रेड फ्रॉम बैक टू। बस अब तो आपको नंबर डालने हैं, नंबर डालने ना आपको, तो आप बताएंगे मेरे को, आयुष व्हाट विल बी द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए रेड फ्रॉम बैग 1? 3/8। दिस बॉय गेव मी परफेक्ट आंसर 3/8। ये भी बताएंगे क्या आयुष जी, हाउ विल यू गेट ब्लैक फ्रॉम बैग 2? व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए ब्लैक फ्रॉम बैग 2? 4/10। वेरी नाइस आंसर, गुड बॉय। And what is the probability of getting black from bag 1? 5/8. And red from bag 2?
6/10, परफेक्ट आंसर, वेरी नाइस। ऑलराइट, आप इसको बस कैलकुलेट कर लीजिए, आपका आंसर आ गया। जो कट रहा है वो काट डालो। एक तो ये कट रहा है आपका 4 and 2, और एक आपका ये कट रहा है 2 से 3 and 4। इसको मत काटना 5 and 10, तो ये हो जाएगा ओके 4 and 2, 3 and 4। काट दो इसको यार, ये तो फिर 2, क्योंकि और तो कुछ नहीं हो रहा है, यहाँ तो कट नहीं रहा है। तो 3/20 प्लस 3/8, 3/20 प्लस 3/8। अब क्या करना पड़ेगा आपको, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। बोलो हाँ या ना। तो इसका एलसीएम 40 आएगा, ये आएगा 6, और 8 को 40 से करेंगे 5 आएगा, 5 3 जा 15। तो आपका आंसर क्या आया 21/40। इस क्वेश्चन का हाई पॉइंट पता क्या था गंगा पिया? थर्ड पार्ट था, जिसके अंदर बोला था 1 is रेड एंड 1 is ब्लैक। तो आई हैव सीन इन माय टीचिंग करियर लॉट ऑफ स्टूडेंट्स आर नॉट टेकिंग बोथ द केसेस। तो कोई रेड और ब्लैक ले लेगा, कोई ब्लैक और रेड ले लेगा, दोनों केसेस नहीं लेंगे। रेड फ्रॉम बैक 1 एंड ब्लैक फ्रॉम बैक 2, और ब्लैक फ्रॉम बैक 1 एंड रेड फ्रॉम बैक 2। नाउ लेट्स डू क्वेश्चन नंबर 9। ऑलराइट, ये देखिए क्वेश्चन नंबर 9। ए कार्ड इज ड्रॉन फ्रॉम ए वेल शफल्ड डेक ऑफ 52 कार्ड्स। द आउटकम इज नोटेड, द कार्ड इज रिप्लेस्ड एंड द डेक इज रीशफल्ड। अनदर कार्ड इज ड्रॉन। अब पता है ये क्या बन गया? दिस हैज बिकम विद रिप्लेसमेंट, क्योंकि आपने एक कार्ड निकाला, उसको देखा और वापस डाल दिया। और जैसे ही विद रिप्लेसमेंट होता है क्या बनता है? एक डायलेट। कॉम्बिनेशन फॉर्मूला जहर है, याद करिए। विद रिप्लेसमेंट में कॉम्बिनेशन फॉर्मूला, तो इसमें हम कॉम्बिनेशन लगाएंगे, मल्टीप्लिकेशन रूल लगाएंगे। ये क्वेश्चन भी बहुत ही आसान क्वेश्चंस में से आता है। बोथ आर ऑफ द सेम सूट, बोथ आर एसेस। फर्स्ट कार्ड इज ए स्पेड एंड सेकंड कार्ड इज ए ब्लैक किंग, एंड बोथ आर फेस कार्ड। सो एक ही क्वेश्चन में ना एग्जाम में इतने सारे पार्ट्स नहीं आएंगे। ये मैंने जानबूझ के एक ही क्वेश्चन में मल्टीपल पार्ट्स डाल दिए, जिससे कि एक साथ ही हमारे 4 क्वेश्चंस हो जाएं। तो एग्जाम में 1 या 2 पार्ट्स आएंगे, चारों नहीं आएंगे। तो चारों करने से हमें क्या फायदा मिल रहा है? हमें एक साथ हम 4 क्वेश्चंस कर पा रहे हैं। सिचुएशन क्वेश्चन की वही है। तो देखिए इधर, अब हम यहाँ लिखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। ठीक है, एक्सपेरिमेंट क्या है? टू ड्रॉ 2 cards with एक्सपेरिमेंट है टू ड्रॉ 2 cards विद रिप्लेसमेंट। ऑलराइट, क्वेश्चन क्या है? बोथ द कार्ड्स आर ऑफ द सेम सूट। बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है ये। बोथ आर ऑफ सेम सूट। डू यू नो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सूट? ये पहनने वाला सूट है क्या? नहीं। डायमंड्स, हार्ट्स, क्लब्स एंड स्पेड्स, दे आर कॉल्ड same suit. Can you tell me how many ways can this happen? How many ways can you get 2 cards of the same suit? Okay, I'll tell you. This can happen in 4 mutually exclusive ways. Both are diamond, or both are clubs, or both are hearts, or both are spades. Exhaustive नहीं है ये। एग्जॉस्टिव में तो क्या होता है, इन चारों में से एक का आना जरूरी है। ये किससे बोला कि दोनों कार्ड एक ही सूट के होंगे? एक डायमंड और एक हार्ट भी तो आ सकता है। So they are mutually exclusive because they cannot happen at the same time, but they are not exhaustive. What do you mean by exhaustive event? When one of them must happen. तो ऐसा तो नहीं है इन चारों में से यही होंगी। क्यों? आपको डायमंड और क्लब का मिक्सचर नहीं आ सकता, एक हार्ट और एक स्पेड नहीं आ सकता, ज्यादातर तो वही आएगा। दोनों कार्ड्स एक सूट के आने की संभावना कम होगी, अलग अलग सूट्स के आने की संभावना ज्यादा होगी। तो हाउ मेनी वेज कैन दिस हैपन? इट कैन हैपन इन 4 वेज। ये देखिए, शॉर्टकट में लिख देता हूं। डायमंड डायमंड, और बोलो क्या लिखो यहां पे? हार्ट हार्ट, या क्लब क्लब, और लास्ट में क्या बचेगा? स्पेड स्पेड। ऑलराइट, इसको थोड़ा सा इधर कर देते हैं जिससे कि आपके ये उसमें से ना निकल जाए। ऑलराइट, अब ये डायमंड डायमंड क्या होगा? डायमंड डायमंड क्या होगा? बोलो। डायमंड इंटू डायमंड होगा ना ये। फिर
क्योंकि एंड विल, कॉमा का मतलब एंड होता है और एंड का मतलब क्या होता है, इंटरसेक्शन, और दूसरा मतलब क्या होता है, मल्टीप्लीकेशन। तो तीन चीजें आप याद रखेंगे, सुनो, कॉमा बोलो, एंड बोलो, इंटरसेक्शन बोलो, एक ही थाली के चट्टे बट्टे हैं, कॉमा एंड इंटरसेक्शन, एंड दे ऑलवेज कन्वर्ट इनटू मल्टीप्लीकेशन। ऑलराइट, ये क्या बनेगा, हार्ट इंटू हार्ट, क्लब इंटू क्लब, स्पेड इंटू स्पेड। ओके, नाउ हु विल टेल मी व्हाट इज द, अब मल्टीप्लीकेशन में एक और डायलॉग बोला था थोड़ी देर पहले, गंगा पीआर, क्या बोला था मल्टीप्लीकेशन क्वेश्चन में, मैंने क्या बोला था, एक डायलॉग, वन कार्ड एट ए टाइम। मल्टीप्लीकेशन में हमेशा क्या बोलते हैं हम, ओके, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए डायमंड इफ यू आर ड्राइंग वन कार्ड। यस मिस्टर आरुष, एक प्लेइंग कार्ड में से आप एक पत्ता निकाल रहे हैं, अपने आप को आप ले जाओ टाइम मशीन में बैठ के ट्रांसपोर्ट हो जाओ क्लास 10 में, और सोचो कि तुम क्लास 10 में बैठे हो और एक पत्ता निकाल रहे हो, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ इट्स बीइंग डायमंड। सोचिए सोचिए, बताइए, गंगा जी आप बताइए। 13/52 यार, 52 में से एक पत्ता निकालें तो बॉटम में 52 आएगा। 13 डायमंड्स होते हैं तो न्यूमरेटर में क्या आएगा, 13/52, और ये भी 13/52 होगा, ये कम नहीं होगा क्योंकि पत्ता आपने वापस रख दिया है। हार्ट का क्या होएगा, सेम टू सेम, और ये भी सेम टू सेम। बोलो, बाकी के मैं नहीं लिख रहा हूं, ओके। अब ये कट के कितना हो जाएगा, 13/52 कट के कितना हो जाएगा, जल्दी बोलो। हाँ जी, 1/4 इंटू 1/4 प्लस 1/4 इंटू 1/4, बाकी के आप लिखते रहना। तो ये कितना बनेगा, 1/16 प्लस 1/16 प्लस 1/16, और बाकी दो टर्म्स के भी ये सेम आएंगे, तो ये 4/16 हो जाएगा, कट के कितना हो जाएगा, 1/4। सो दैट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग बोथ द कार्ड्स ऑफ द सेम सूट। ये भी ना वैसे 12th में नहीं पूछना चाहिए क्योंकि इसमें 12th की कोई नॉलेज यूज नहीं हुई है, इसके अंदर 11th की नॉलेज यूज हुई है। हाँ, इंडिपेंडेंट इवेंट्स तो खैर 12th का ही पोर्शन था। सो नाउ विल डू द सेकेंड पार्ट। सेकेंड पार्ट क्या था, बोथ कार्ड्स आर एसेस, तो ये तो आप आराम से कर लेंगे, मेरी कोई कहने की जरूरत ही नहीं है इसके अंदर। बोथ कार्ड्स आर एसेस, तो क्या आएगा यहाँ पे, एस इन फर्स्ट ड्रॉ। अब देखो मैंने कॉमा के बजाय एंड लिख दिया, एंड एस इन सेकेंड ड्रॉ। ये क्या बनेगा, देविका बीच का क्रॉस और कॉमा, मैं तो आंसर ही बोल दिया इसको। तो ये जो एंड है या कॉमा है ये इनटू बन जाएगा। ओके देविका, आर यू देयर, what is the probability of getting an ace? Very good. So देविका ने बिल्कुल करेक्ट आंसर दिया है, 4/52, और ये भी 4/52 होगा बिकॉज यू हैव रिप्लेस द कार्ड ना। तो ये 1/13 हो जाएगा, 1/13 हो जाएगा, और 13 इंटू 13 कितना होता है, 169। ऑलराइट, सो इसका आंसर हो गया 1/169। आरुष बेटा ठीक है ये, बोलो आरुष, ऑल राइट, क्या ठीक से बोलो ना। फर्स्ट कार्ड इज स्पेड। अब हम क्या करेंगे, सी पार्ट करेंगे। ये देखिए फर्स्ट कार्ड इज स्पेड, अब इसमें ना ऑर्डर स्पेसिफाइड हो गया। पहला कार्ड क्या है, स्पेड, और दूसरा कार्ड क्या है, ब्लैक किंग। ओके, अब बताइए ये क्या बनेगा, ये एंड क्या बनेगा, इंटरसेक्शन है, कॉमा है, बनेगा क्या, मल्टीप्लीकेशन। अब देखो बच्चे स्मार्ट होते जा रहे हैं। सारी कहानी वही है कि अगर आप ध्यान से सुनेंगे तो आप स्मार्ट बनेंगे ही बनेंगे। सुनना भी है और प्रैक्टिस भी करना है। स्पेड एंड ब्लैक किंग। Okay, who will tell me what is the probability of getting spade? Parth, are you there in the class? Parth, I think is not there in the class. Okay, Mr. Arush, what is the probability of getting spade? ताश खेलना बहुत जरूरी है, मैंने आपको पहले भी कहा था। अगर अभी घर में आप ताश नहीं खेल रहे हैं तो खेलना शुरू कर दीजिए। कितने स्पेड्स होते हैं मिस्टर आरुष प्लेइंग कार्ड्स? नहीं पता, भूल गया ना। देखो 13 होते हैं, है ना गंगा पियार? और ब्लैक किंग कितने होते हैं? बस
तो ये कट के 4 हो जाएगा, ये कट के कितना हो जाएगा 26, 4 6 24, 2 कर लेगा 4 2 8 10, तो 1/104 आपका आंसर आ गया। बोथ आर फेस कार्ड्स, ठीक है। प्रोबेबिलिटी बार बार ना इसका पेन सेलेक्ट करना पड़ता है और मैं भूल जाता हूं अभी, क्योंकि नया नया ब्लैक बोर्ड आया है। ओके, तो इसमें ना ऑर्डर एक ही बनेगा। अगर दोनों सेम पत्ते हैं तो ऑर्डर दो नहीं बनते, फेस इन फर्स्ट ड्रॉ, फेस इन सेकंड ड्रॉ, इसका ऑर्डर क्या बनेगा? अगर ये फेस होता और दूसरा किंग होता तो मैं बोलता फेस किंग किंग फेस, फेस फेस में तो एक ही ऑर्डर बनता है। ऑलराइट, तो क्या बनेगा देविका? फेस कार्ड, प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ फेस कार्ड। नीचे तो वही 52 आएगा क्योंकि 52 पत्तों में से 52 पत्तों में से एक सिलेक्ट कर रहे हैं। ऑलराइट, हाउ मेनी फेस कार्ड्स आर देयर? डज एनीबडी नो? देयर आर 12 फेस कार्ड। सुन लीजिए जिनको नहीं पता है, 4 किंग, 4 क्वीन एंड 4 जैक, टोटल कितने हो गए 12। एस कुछ ऑथर्स फेस कार्ड मानते हैं और कुछ ऑथर्स फेस कार्ड नहीं मानते हैं। हम नहीं मानेंगे क्योंकि हमारी एनसीईआरटी बुक नहीं मानती है, और गूगल करके भी देखेंगे मेरे ख्याल से मोस्ट ऑफ द कंट्रीज में एस को फेस कार्ड नहीं मान रहे हैं। तो ये हो गया 12 और ये हो गया 12। ओके, बोलो जी, ये कट के कितना होगा? किससे कट रहा है ये? 2 से कटेगा। ये देखो ना, मैं पेन सेलेक्ट करना भूल जाता हूँ फिर वो भाग जाता है। ये कितना आएगा 2 से कट के? तो ये तो फिर से 2 से कट रहेगा, 3 और ये 13, तो ये हो जाएगा 3/13 इंटू 3/13, तो ये हो गया 9/169। तो एक आपने बहुत ही आसान क्वेश्चन देखा ये। ऑलराइट, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो वेरी इजी। क्वेश्चन नंबर 10 इज ऑल्सो वेरी इजी। तो देखिए क्वेश्चन नंबर 10, ए डाइस थ्रोन थ्राइस, find the probability of not getting 5 in any throw and getting 5 at least in one of the 3 throws। तो ये क्वेश्चन ना देखने में बहुत आसान है, करने में आप फंस सकते हैं इसमें। not getting 5 in any throw, तो let's do this question। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें ना फिर से हम क्या करेंगे, कोई अपना समय नहीं वेस्ट करेंगे एग्जाम में इन राइटिंग व्हाट इज द एक्सपेरिमेंट, इन डिफाइनिंग द इवेंट्स, क्योंकि क्वेश्चन जब बहुत टफ होता है ना देन वी रियली गो फॉर डिफाइनिंग द इवेंट्स। यहां मैं डायरेक्टली लिख सकता हूं, सुनो, नॉट 5 कॉमा नॉट 5 कॉमा नॉट 5। इसका मतलब क्या हो गया? नॉट 5 इन फर्स्ट थ्रो एंड नॉट 5 इन second throw and not 5 in third throw. Do you think these events are independent? Because what you get in the first throw of the die will not affect the probability of anything you are getting in the second throw. भाई फर्स्ट थ्रो में आकर आपका 1 आया, सेकंड थ्रो में 1 आने की संभावना क्या होगी? 1/6। When I say संभावना means I am asking what is the probability of getting 1 in the second throw, 1/6। और अगर पहली डाई में 2 आया और सेकंड डाई में 1 आने की प्रोबेबिलिटी क्या होगी? So that is going to remain same. It's not going to get affected by what you get in the second throw. So when you throw a die multiple times, all throws are independent trials. I can call them as independent trials. और independent में comma, intersection and converts into multiplication। और मैं एक बात बोलूँ, अगर वो independent नहीं है, जब भी and converts into multiplication, में आपको फॉर्मूला याद कराऊँ? ये देखिए आप फॉर्मूला ये, ऑल राइट, ये देखो मैं इसे लिखता हूँ येलो से। देखिए एक फॉर्मूला लिख रहा हूँ, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट नहीं है तो इसका फॉर्मूला ये होता था। इसको हमने क्या नाम दिया था? बोलिए, आपको याद है? अगर आपने पिछली क्लासेस अटेंड की है और थ्योरी लिखी है तो आपको याद होगा। इसको हमने नाम दिया था सेकेंड एवरग्रीन फॉर्मूला विसेवेस मल्टीप्लीकेशन रूल। सो आई विल कॉल इट एज मल्टीप्लीकेशन रूल और सेकेंड एवरग्रीन फॉर्मूला। और अगर इवेंट्स इंडिपेंडेंट है तो क्या बन जाती है सेकेंड टर्म? प्रोबेबिलिटी ऑफ इंटरसेक्शन बी क्या बन जाता है? प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटू, तो आपने क्या देखा, डिपेंडेंट इवेंट्स हैं तो भी इंटरसेक्शन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन,
इंडिपेंडेंट इवेंट्स हैं जब भी इंटरसेक्शन कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। का फर्क है कि सेकंड टर्म चेंज हो जाती है फॉर्मूले में, सेकंड टर्म। और जब हम इवेंट डिफाइन नहीं करते, खाली देवी का इंग्लिश में लिखते हैं ना, तो ये जो स्लैश है ना, इसका असर हम नंबर्स में डाल देते हैं। दैट इफेक्ट वी शो इन द नंबर्स विदाउट राइटिंग द फॉर्मूला। तो ब्रॉडर टर्म क्या है देवी का? कैन यू हियर मी देविका? ओके, she may not be there. ब्रॉडर टर्म ये है, इंटरसेक्शन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। प्लीज डू रिमेंबर, इंटरसेक्शन ऑलवेज कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। अब बताइए यहां क्या होगा? ये क्या बनेगा? प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5 इंटू प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट 5। बोलो, है ना? यही वाला फॉर्मूला लग गया, एंड कन्वर्ट्स इनटू मल्टीप्लिकेशन। नाउ अभी मैंने क्या बोला था? जब भी आप मल्टीप्लिकेशन रूल लगा रहे हैं, इट्स वन ट्रायल एट ए टाइम, वन कार्ड एट ए टाइम, वन बॉल एट ए टाइम, वन थ्रो एट ए टाइम, वन टॉस एट ए टाइम। ओके, सो अब अपने आप को फिर ट्रांसपोर्ट कर दो। आरुषि, कौन सी क्लास में जाना चाहोगे? हाँ, तुम कौन सी क्लास में जाना चाहोगे? 10th में। और आपसे एक सवाल पूछा गया है 10th के अंदर, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग ए 5 इन ए थ्रो ऑफ ए डाई? बोलिए, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट गेटिंग 5 इन वन थ्रो? ओके गंगा पीआर, 5/6। गेटिंग ए 5 इन वन थ्रो विल बी 1/6 ना। 5 नहीं चाहिए तो फेवरेबल क्या है? 1 2 3 4 एंड 6। तो ऊपर कितनी है? 5 है, तो 5/6 आएगा। ऑलराइट, ये भी ना मेरी शर्ट ब्लैकबोर्ड को टच करती है और ये लिखना शुरू कर देता है। तो यहाँ क्या आएगा? ये देखिए मोटा हो गया। यही पेन ना मैं इस डायरेक्शन से लिखता हूँ, एंगल चेंज होने से उसकी थिकनेस भी चेंज हो जाती है। देखो, खा पी के मोटा हो गया ये, यहाँ फिर मोटा हो गया ये। 125/216। ऑलराइट, सो बहुत इजी क्वेश्चन था, लेकिन देख कितना कुछ इसमें भी हमें सीखने को मिलता है ना। हमने ये दोनों सीखा, फिर ये सीखा नॉट 5। सेकेंड पार्ट और भी अच्छा है, गेटिंग 5 एट लीस्ट once in 3 throws. All right, getting 5, okay, getting 5 at least once in ये ना एक तरफ से इरेजर बनना चाहिए। जैसे आप अंडू भी कर सकते हैं, इसके अंदर अंडू भी है ये। ऑलराइट, ये देखो ना, जैसे मैंने यहाँ अंडू दबाया तो ये लाइन चली गई। तो इमीडिएटली कोई मिस्टेक होती है तो इंस्टेड ऑफ रबिंग, अंडू इज ए बेटर ऑप्शन ना। गेटिंग 5 एटलीस्ट वंस इन 3 थ्रोज। आपको याद है, अगर आप इसको सीधी उंगली से निकालेंगे पागल हो जाएंगे, बहुत सारे केसेस बनेंगे। इसको आप गुलाटी मार जाइए, मतलब कॉम्प्लीमेंट ले लीजिए। एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट क्या होता है? 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ नन। तो जो बच्चे ये आंसर नहीं दे पा रहे हैं, फिर से वही बात हो गई, आपको एपिसोड नंबर 1 एंड 2 देखना है। यू नो, एपिसोड नंबर 1 एंड 2 दोनों मिला के अप्रॉक्सीमेटली 1 आवर 30 मिनट्स के थे। उसमें आपकी सारी थ्योरी क्लियर होती है। तो कुछ बच्चों के कमेंट आते हैं कि सर वो बहुत बोरिंग हो जाती है थ्योरी। अगर मैं शुरू से न्यूमेरिकल कराऊंगा तो आपको इंटरेस्टिंग लगेगा, लेकिन एग्जाम में मार्क्स नहीं आएंगे। तो पहले बोरिंग पोर्शन करना जरूरी है थ्योरी का, और उसको लिखना भी जरूरी है। और वो पूरी समझ में भी नहीं आएगी, लेकिन जैसे जैसे न्यूमेरिकल्स करेंगे, बैक ट्रैक करेंगे, तो वो आपको समझ में आएगी। अब अगर आपकी थ्योरी स्ट्रांग होती तो आपको पता होता कि एटलीस्ट 1 का कॉम्प्लीमेंट होता है 1 माइनस नन। यूनियन भी होता है, यूनियन बहुत बड़ा हो जाएगा इसका, ए यूनियन बी यूनियन सी, उसमें 7 टर्म्स होती हैं। याद करेगा, ये भी थ्योरी में था। प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी
माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ, माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ सी इंटरसेक्शन ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। मैं तो बोलते बोलते थक गया हूँ, सोचो लिखते हुए कितना थकूंगा, और नंबर्स डालते हुए तो मैं सो ही जाऊंगा, मेरा पेपर भी नहीं पूरा होगा। तो इसमें क्या करना है हमें, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, ओहो एटलीस्ट वो वर्ड था ना, 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ, बोलिए, नन 5 इन ऑल द 3 थ्रोज, और नॉट 5 इन ऑल द 3 थ्रोज आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं। लाएं कहां से, ये लो 125 बाय 216। अब एलसीएम तो आप ले लेंगे है ना, बोलो ले लोगे ना बच्चों लोग, ऑल राइट। कितना होगा, 216 में से 125 माइनस कर दीजिए, 11 में से 2 गया 9, 91 कट रहा है क्या, 91 अपॉन 216, बोलो नहीं। तो आपने देखा कितना अच्छा था। अब ये क्वेश्चन अगर कोई कॉम्प्लीमेंट लेके करता है तो उसके लिए मात्र 30 सेकेंड का काम है, और कोई सीधी उंगली से घी लगाएगा निकालेगा ए यूनियन बी यूनियन सी, वो पागल हो जाएगा। तो ये भी थ्योरी में मैंने कितना हैमर किया था, एटलीस्ट वन माइनस, हाँ 2 इवेंट्स है ना, फिर ए यूनियन बी लगा सकते, 3 ही तो टर्म्स बनेंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। लेकिन 3 है तो 7 टर्म्स बनेंगी, इसमें एक ही बनी है, एक करके 1 में से माइनस कर दिया, और वो जो एक बनी है वो भी ऑलरेडी हम पार्ट ए में कर चुके थे। समझ में आया मिस्टर आरुष? ऑल राइट, क्वेश्चन नंबर 11 इज ऑल्सो वेरी नाइस क्वेश्चन। तो अभी हमने 6 to 10 किए हैं, तो अब ऐसा करते हैं इस क्लास को यहाँ फिनिश करते हैं, बहुत लंबी हो जाती है। देन विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास फ्रॉम क्वेश्चन नंबर 11, दैट विल बी कॉल्ड एज एपिसोड, बोलिए एपिसोड 10, बिकॉज दिस वॉज एपिसोड 9। तो मिलते हैं एपिसोड 10 में। हैव ए नाइस डे।